जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, देखिए पहले भी पीएफआई पर जिस तरीके का एक्शन हुआ था उसको लेकर आवाज बुलंद हुई थी। आज एक बार फिर हम वही स्थिति देख रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके का एक्शन क्यों लिया जा रहा है। तो जब जांच एजेंसियों पर उंगलियां उठेंगी, सवाल उठेंगे, तो क्या दलील रखी जाएगी, किस तरीके के सबूत सामने रखे जाएंगे? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोग भले ही अलग अलग राज्यों में इस बात को लेकर के हंगामा कर रहे हों, लेकिन एनआईए ने जिस तरीके से इसको लेकर के तैयारी की थी, उसने बाकायदे डॉजियर तैयार किया था और उसके पास पर्याप्त सबूत थे। क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में अगर देखें तो एनआईए ने कई ऐसे केस दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई के लिंक बताए जा रहे हैं। करीब दर्जन भर ऐसे केस हैं जिसमें पीएफआई किसी न किसी रूप में शामिल रहा है और उसके द्वारा उन गतिविधियों को अंजाम दिया गया। फुलवारी शरीफ का मामला हो, उसमें 2 एफआईआर एनआईए की तरफ से दर्ज की गई थी। उसमें यह बताया गया कि पीएफआई से जुड़े हुए लोग किस तरीके से गजवाए हिंद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में मौजूद है, वहां पर भी कराटे टीचर किस तरीके से कराटे टीचिंग के नाम पर, कराटे स्कूल के नाम पर वहां पर संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एनआईए के अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी आज तक को दी गई है, उसमें यह बताया गया है कि टेरर फाइनेंसिंग में ये सारे लोग शामिल थे। इसके साथ ही रेडिकल एक्टिविटीज को भी अंजाम इनकी तरफ से दिया जा रहा था। तो इन गतिविधियों को देखते हुए एनआईए ने इस तरीके की बड़ी छापेमारी की है। आपको ये बता दें कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, हो सकता है कि कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय पीएफआई पर बैन भी कर दे। क्योंकि इस तरीके के जो एक्टिविटीज, उसकी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, विदेशों से पैसा आ रहा है और उसमें रेडिकल एलिमेंट्स शामिल हैं जो कि देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उसके खिलाफ बैन करने का भी प्लान किया जा सकता है। पर अब जिस तरीके की आज कार्रवाई हुई है, उसमें पीएफआई के लोग हंगामा भले ही कर रहे हैं, लेकिन एनआईए की एजेंसियां, एनआईए जो है या फिर दूसरी एजेंसियां, उनके अंदर घुस गई हैं और उनके पास जो भी सबूत मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। ठीक है, हिमांशु भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, पीएफआई के हेड परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु, इनके खिलाफ क्या सबूत है, इनका क्या रोल है पीएफआई में, क्या सामने आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो ये कार्रवाई हुई है वो एक घटना या एक दिन के बाद नहीं हुई है। इस कार्रवाई से पहले कई बार पीएफआई का नाम विवादों से जुड़ा है। सबसे पहले नंबर 1 जो फंडिंग है, तो इनके पास जो फंडिंग आती है वो कितनी लीगल है, कितनी इलीगल है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पिछले कई दिनों से चल रही थी। चाहे सीए का विरोध हो, चाहे हिजाब का प्रदर्शन हो, चाहे वो गजवाई हिंद को लेकर फुलवारी शरीफ में जो कुछ हुआ, उसमें जो एफआईआर दर्ज हुई, जो कराटे कैंप चल रहा था, तो इसके लिए फंडिंग कहां से आ रही थी। और वो फंडिंग के लिए जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसमें कई सारे सबूत मिले एनआईए को। और उसके बाद इस बार जब इस छापेमारी को अंजाम दिया गया, तो जिस तरीके से एजेंसियों ने इसको अंजाम दिया, उससे साफ जाहिर है कि उनकी मंशा काफी हद तक क्लियर थी। कि सबसे पहली बात कि गिरफ्तारियां जिनके खिलाफ उनके पास सबूत थे, उनकी गिरफ्तारियों की उनकी प्लानिंग थी। रात के वक्त का तय किया गया कि 1 बजे एक साथ हम एफआईआर रेड करेंगे। तो जो ये तमाम जो पिछले कई महीनों से, बल्कि कह सकती है कि तकरीबन 1-2 साल से जो एजेंसियां काम कर रही थी और बार बार जो पीएफआई का नाम आ रहा था हर विवादों में, उसके बाद जो तमाम सबूत जुटे हुए थे, उनके आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई हैं। और साथ ही साथ जब रेड की गई तो उस रेड के दौरान कई जगहों से दस्तावेज मिले हैं और उन दस्तावेजों के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एनआईए। मैं लौटूंगी आपके पास। मुनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मुनीश, देखिए, एक ईडी का काम करने का एक पैटर्न होता है, पीएफआई के केस में भी वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। जब वो एक्शन लेती है तो पैन इंडिया ये एक्शन लिया जाता है, जहां जहां उस संगठन से जुड़े उनके ठिकाने होते हैं उन पर छापेमारी की जाती है। लेकिन क्या इस एक्शन में आपको कुछ बदलाव, कुछ अलग दिखाई दे रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसके पहले जो हमने देखा है कि एनआईए हो, ईडी हो या कोई भी दूसरी एजेंसी हो, जब उन्होंने पीएफआई के ऊपर कोई कार्रवाई की है तो किसी एक मामले को लेकर के, जैसे कि ईडी की अगर बात कर लें तो उन्होंने हाथरस मामले में जब केस में जांच की थी तो पता चला कि उसमें पीएफआई के जो सदस्य थे उनकी मंशा थी कि हाथरस के बहाने वो वहां पर जो कानून व्यवस्था उसको खराब कर सकें, देश में माहौल खराब कर सकें। उसी तरह से जब उन्होंने दिल्ली में दंगों को लेकर जांच की तो उसमें भी पीएफआई के लोगों का नाम सामने आया। उसके अलावा केरल और कर्नाटका में जो पीएफआई से रिलेटेड केस थे, उसमें भी उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं पीएफआई के जो लोग हैं
उनको जो पैसे आ रहे हैं वो गलत तरीके से आ रहे हैं, और इनका पैटर्न बहुत सीधा था। ईडी ने जो अपनी रिपोर्ट एमएचए को बना के दी थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि विदेशों से पैसा आ रहा है, खास करके गल्फ कंट्रीज से, और जब ये पैसा आ रहा है तो वो पीएफआई के लोगों पर जाता है। तरीका ये होता है कि उसमें धीरे धीरे कैश निकाला जाता है, छोटे छोटे अमाउंट, ताकि वो कभी एजेंसीज के रडार पर ना आए, और उसके बाद में वो बाकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसा बांट दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को रिपोर्ट बनाकर जब ईडी ने दिया, एनआईए ने अपनी तरफ से दिया किस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल है, तो इस बार की कार्रवाई इसीलिए अलग है क्योंकि इसके पहले हम एक मामले में देखते थे कि कोई एजेंसी कार्रवाई कर रही है। इस बार कई सारे जितने भी पीएफआई के मामले थे सबको शामिल किया गया, सबूत पहले इकट्ठा कर लिया गया, और इन सबूतों के आधार पर ना सिर्फ 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई, बल्कि 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और जो जानकारी हमें मिलकर आ रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक लगभग 30 से 40 लोग ऐसे हैं जिनको कि अलग अलग राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, बिहार की बात करें, कर्नाटका, केरल, इन सारे राज्यों में उनको डिटेन करके रखा गया है, यानी कि हिरासत में रखा गया, पूछताछ हो रही है। तो जो 100 की गिरफ्तारी का आंकड़ा था वो बढ़ सकता है, और इसका जो आखिरी अंजाम हो सकता है कि पीएफआई को आखिरकार एमएचए हो सकता है कि बैन भी कर दे इस बार। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, परवेज अहमद तो महज एक नाम है, और भी कई ऐसे प्रमुख होंगे जो अलग अलग जगहों पर इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं। और कौन से वो राज्य हैं, खास तौर पर हम केरल के बारे में जानना चाहेंगे। केरल में कहां कहां छापेमारी हुई है, क्या जानकारी मिल रही है, और साथ ही परवेज अहमद के अलावा और कौन से प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, जो अभी नाम सामने आ रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख परवेज का ही नाम सामने आ रहा है, परवेज अहमद का। इसके अलावा केरल की हम बात करें तो 7 से 10 जो इनके मेन जो ऑफिसेस थे वहां पर छापेमारी की गई। दिल्ली में 2 से 3 जगहों पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में एक साथ छापेमारी को अंजाम दिया गया है। और ये भी जानकारी है कि 100 के करीब जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके अलावा कई सारे डिटेंशन भी हैं, यानी कई सारे लोगों को फिलहाल हिरासत में एनआईए ने लिया है। उनकी संख्या काफी ज्यादा है, 200-250 के करीब लोगों को डिटेन भी किया गया है। यानी जाहिर तौर पर कि जिस तरीके से जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो जो सबूत मिले हैं एनआईए को अब तक, उसी आधार पर गिरफ्तारियां आने वाले टाइम में जो ये है, ये संख्या बढ़ेंगी, क्योंकि जो डिटेंशन हुई है, डिटेंशन अभी तक की पूछताछ के आधार पर की गई है। लेकिन इसके बाद जब जो सबूत और हाथ लगेंगे, जो दूसरों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, तो ये संख्या बढ़ेगी। और दरअसल ये पूरा मामला जो एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन है, इनके पास लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन का पुराना भी सामने रहा है। इनके पास कई सारे लिंक्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं। चाहे देखिए, जब जो सड़कों पर खास तौर से जो हंगामे हुए पिछले कुछ दिनों में, उन हंगामों के पीछे कौन था, उनके पीछे जो फंडिंग थी, जो पैसा आया, क्या वो प्लान तरीके से किया गया? तो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कई जगहों पर यह है कि बिल्कुल प्लान तरीके से किया गया है और इन सबको फंड किया गया है। और जब उस फंड की जांच की गई तो कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम इसमें सामने आया, और उसके बाद से एजेंसियां जो है पीएफआई की फंडिंग को लेकर के उनकी वर्किंग, इन दोनों तरीकों पे अलग अलग तरीके से काम करने लगी। जो फंडिंग था वो ईडी ने उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है, और इसके अलावा वर्किंग को लेकर के एनआईए और लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। अब आप देखिए, जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में जो बात निकल के सामने आई, वहां से जो डॉक्यूमेंट्स मिले, और उसके बाद जिस तरीके से तेलंगाना में कराटे कैंप की आड़ में जिस तरीके से ट्रेनिंग देने की बात सामने आई है, तो इन सब के आने के बाद एजेंसी ने ये कार्रवाई की है। और जो अभी तक जो सोर्सेज से मिली जानकारी है, उसके मुताबिक आने वाले टाइम में अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो गिरफ्तारियों की संख्या काफी बढ़ेगी, और स्टेट हेड, जो अलग अलग राज्यों के हेड हैं, जो जिलों की प्रमुख इकाई है, उनके लोगों को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया हो सकती है। हिमांशु, शाहीन बाग जहां पर आप खड़े हैं, वहां पर किन किन के नाम सामने आ रहे हैं? क्योंकि ये गवाह रहा है बहुत सारे प्रदर्शनों का, और तब भी पीएफआई का नाम सामने आया था। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं, यही वो जगह है जहां से हम कहें कि जो सिंबल बन गया था सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट का। यहीं पर सबसे पहले रोड पर ही लोगों ने सीए एनआरसी का विरोध शुरू किया था, और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे देश में कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरीके से सीए एनआरसी का विरोध हुआ।
इसके बाद हम बताएं तो दिल्ली से अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है और सोर्सेज का कहना है कि अभी डिटेन भी किए गए हैं करीबन 2 से 3 लोग। तो अभी एजेंसीज की तरफ से हमें जो आधिकारिक बयान है उसके आने का इंतजार है, जो गिरफ्तारियों को लेकर के, खासतौर से जो स्टेट की जो गिरफ्तारियां हैं या डिटेंशन है उनको लेकर के, क्योंकि अभी एजेंसीज की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, जो छापेमारी है वो भी कई जगहों पर अभी लगातार जारी है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, उन एविडेंसेस की लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उनके बारे में पता कराया जा रहा है और जो लोग उससे लिंक पाए जा रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। तो अभी जो रेड्स हैं वो कंटिन्यू है और थोड़ा वेट करना होगा जो आधिकारिक जो बयान है एजेंसीज की तरफ से आने का। नेहा।